नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच विद अमित। यहाँ कोडिंग से रिलेटेड बातें होंगी। आज का जो टाइटल है HTML लेआउट एलिमेंट। HTML लेआउट एलिमेंट का HTML5 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके पहले ये नहीं था। HTML5 में इसको सेमेटिक एलिमेंट बनाया गया था। इस कारण से कभी कभार क्या होता है कि हम हेडर कैसे पहचाने, क्योंकि सभी चीजें डिव एलिमेंट से बनी होती हैं। तो जब तक क्लास के नेम को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, वो हेडर या फुटर है या मेन है या नैब बार है, क्या है, इसका एक्चुअल डेफिनेशन समझ नहीं आता था। तो इसमें क्या किया गया, HTML5 के अंदर में सेमेटिक एलिमेंट जो होता है उसको डिस्क्राइब किया गया, जो कि स्ट्रक्चर एक होता है वेब पेज का। अब इसमें ये होता है कि एलिमेंट को इजियर कर दिया गया कि कौन सा हेडर है, मेन है के अंदर, मतलब आर्टिकल है, सेक्शन है, साइड बार है, क्या है ऑप्शन, वो एक्चुअली में ये एज ए एलिमेंट बना दिया। अब इसको आप ऐसा ले सकते हो, ये होते हैं डिव, बट इनका जो नाम है, इनका नेमिंग कर दिया गया एक तरह से, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा लेआउट के अंदर में। तो इसको इजी किसके लिए हो गया, गूगल सर्च हो गया, ये किसी भी सर्च इंजन के लिए ये इजी हो गया। तो इसमें क्या होता है कि गूगल जब सर्च करता है तो उसको आसानी से समझ में आता है कि अच्छा ये नैब बार है, ये हेडर है, ये सेक्शन है, जो भी है आपको उसके अंदर पता चल जाता है। अब इसके बाद एसेसिबिलिटी होती है, मेंटेनेबिलिटी होती है। एसेसिबिलिटी मतलब इनसे कोड लिखने वाला जो डेवलपर है उसको भी ये समझ में इजी आ रहा है कि मैंने कोड क्या किया, और इन केस अगर मैं किसी को शेयर कर रहा हूँ अपने कोड को, मतलब वेरीफाई या चेक करने के लिए या किसी तरीके का एक ओवरव्यू लेने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, तो उसको ये समझ में इजीली आएगा। मेंटेनेबिलिटी क्या मतलब, सपोज आपने 2 साल पहले कोई कोड लिखा और उस सेमेटिक एलिमेंट में किया। सेमेटिक एलिमेंट में करने से फायदा ये हो गया कि 2 साल के बाद भी आपको यही समझ में आ गया, क्योंकि ये जो कोड था ये हेडर का था, तो मुझे सिर्फ हेडर के अंदर चेंज करना है, किसी और जगह पे नहीं। तो वो इजी हो जाता है कि हमको पहचानने में करना क्या, एक्चुअल में हमारा जो जॉब है करना क्या है। ये जो एलिमेंट आप देख पा रहे हो, हेडर, डिफाइंड हेडर फॉर डॉक्यूमेंट और सेक्शन, इट इज यूजुअली कंटेन लूप्स, लोगोज, नेविगेशन और टाइटल। तो ये हेडर का काम होता है। नैब बार, डिफाइंड सेक्शन फॉर नेविगेशन लिंक, जैसे होम पेज होता है या जो भी आप देख पाते हो। सेक्शन होता है डिफाइंड सेक्शन, कंटेंट, ग्रुप बाय थीम। आर्टिकल होता है डिफाइंड इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट होता है, लाइक ब्लॉग पोस्ट और न्यूज आर्टिकल। असाइड होता है डिफाइंड कंटेंट रिलेटेड टू द मेन कंटेंट, लाइक साइड बार और एड्स, जैसे कि आप साइड बार लेफ्ट साइड में मेन्यू देखते हो या राइट साइड में। फुटर जो कि सबसे नीचे आपको दिखता है, डिटेल डिफाइन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द यूजर कैन व्यू और हाइड। जैसे सपोज आप FAQ होता है, जब FAQ में हम जब एक बटन क्लिक करते हैं तो उसमें एक डिटेल का एक मेन्यू ऑप्शन जैसा खुलता है, उसके अंदर सारी डिटेल होती है। ऐसा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैंने एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। समरी होती है, डिफाइन अ विजिबल हेडिंग फॉर डिटेल्स एंड एलिमेंट। तो ये सभी चीजें सेमेटिक में आती है, जो कि आप मेंटेन कर पाओगे इजिली लॉन्ग टाइम तक। अगर आप डिव में बनाओगे तो डिव में आप नेमिंग कन्वेंशन करना पड़ेगा क्लास और आईडी के अंदर, ताकि आपको भी समझ में आए कि ये किस चीज के लिए था। कमेंट भी लिखना पड़ेगा सब, जैसे सपोज अगर आप हेडर लिखना पड़ेगा डिव के पहले कमेंट में, तो आसानी से समझ में आएगा। तो अब चलते एग्जाम्पल में, कॉपी करते हैं इसको और देखते हैं आउटपुट में हमें क्या इसका रिजल्ट आता है। इस पेज में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे माय वेबसाइट, होम, अबाउट, कंटेंट, लोगो, ये सभी चीजें हैं। अब इसको हम चेक करते हैं ये सेमेटिक है या नहीं। बॉडी के अंदर हेडर है, हेडर के अंदर जो वेबसाइट है वो H1 के टैग में है। फिर नैब बार है, नैब बार के अंदर लिंक है, इसमें होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट है जो कि एंकर टैग से एडेड है। अब इसमें ये नैब बार सेमेटिक एलिमेंट है, जैसे कि हम देखा भी नोट्स के अंदर। अब इसके अंदर जब आप आते हो, इसके अंदर हेडर तो ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि हेडर के अंदर ये सारा चीज आ गया, हेडर एज अ कंटेनर। तो मैंने बताया कि ये सारे होते तो डिव है, बट क्योंकि ये नेमिंग कन्वेंशन जो है वो इसको डिफाइन करता है, तो हमें इजिली मेंटेन कर सकते हैं या SEO के लिए बेस्ट होता है। सेक्शन के अंदर आते हैं तो इसमें वही आर्टिकल होता है जो कि कंटेंट होता है, जिसमें H2, P टैग या और भी बहुत सारे चीज होते हैं, जो कि हम आगे आके पढ़ेंगे। असाइड करने का मतलब जो साइड स्क्रीन में साइड बार होता है उसके रिगार्डिंग ये असाइड है। ये एज एन एग्जाम्पल मैंने ये कोड आपको नोट्स में ये एडेड है, आप इसका यूज कर सकते हो, समझ सकते हो। HTML layout टेक्निक। तो HTML define the structure but CSS control that layout। define जो होता है स्ट्रक्चर वो HTML के अंदर करते हैं, और कंट्रोल जो होता है HTML से थोड़ा ज्यादा कंट्रोल आपको CSS में आएगा। जब आप CSS सीखेंगे, जब मैं इसका ट्यूटोरियल क्रिएट करूंगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि HTML में जो हमने सीखा वो अब CSS में उसमें थोड़ा एड ऑन हो रहा है, और जावास्क्रिप्ट में तो कंप्लीट हो जाएगा। वो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि हम अभी अगर CSS के अंदर ही चले जाएंगे तो HTML आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, इसलिए इसको आसान करना है। There are 4 popular layout technique you can use in modern web design। ये टेक्निक है, अब ये फॉलो करना या नहीं करना ये अलग चीज है, बट ये पॉपुलर लेआउट टेक्निक है। पहला है CSS फ्रेमवर्क।
CSS फ्रेमवर्क क्या होता है, जैसे आप बूटस्ट्रैप, कोई भी टेलविन CSS या इस तरह से कुछ भी अगर आपको फ्रेमवर्क आता है इंटरनेट पर आपको विजिबल आपको मिल जाएगा और आपको इसका आइडिया भी होगा। तो ये इसके जो फायदे होते हैं, ये फास्ट होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं और बिगनर फ्रेंडली होते हैं। अगर आप बेसिक पता है, CSS आपने बेसिक कर लिया है, तो आपको ये फ्रेमवर्क बिल्कुल आसान लगेगा। इनकेस आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो इसका इंक्रीज कर देगा, क्योंकि आपको बेसिक पता है। बट अगर आपको बेसिक नहीं पता है और आप सीधे फ्रेमवर्क का ही यूज करेंगे, तो हो सकता है ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, हो सकता है आपका इंटरेस्ट खत्म भी हो सकता है इसके रिगार्डिंग। तो आप इस पे ध्यान ना दे करके बेसिक को पहले स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो ये था CSS फ्रेमवर्क। कौन सा इसका ये है कि लिमिटेड कस्टमाइजेशन है, स्लाइटली लार्जर फाइल साइज। मतलब अगर कस्टमाइज करने की बात आती है तो ये लिमिटेड है, हम इसमें दिए गए ऑप्शन को ही यूज कर सकते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप है, इसमें जब अगर कोई ऑप्शन दिया गया या प्रॉपर्टीज दिया गया है, हम उसी तक सीमित है, हम अपने से कोई भी कस्टमाइज ऑप्शन नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे CSS अगर आप सीखते हो तो आप इंडिपेंडेंट हो किसी भी तरीके का स्टाइल, डिटेल या किसी तरीके का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। मतलब उसमें कोई ऐसा बाउंड्री नहीं होगा उसके अंदर। CSS float layout. Float layout was one of the earliest layout technique originally designed for text wrapping. Developers used to create a comma based layout. तो ये हम स्टाइल से करते हैं। अब ये पहले चला करता था, easy to understand है। अब इसको हम जब CSS सीखेंगे तो उसके अंदर हम इसको easily आपको समझ में आएगा। ओवरव्यू आप ये समझ सकते हो इस कोड को देख करके, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है। So Flexbox is a design for flexible and responsive layout. It automatically adjusts the size of item to fit different screen. अब इसमें भी CSS है, जिसको अगर आप देखना चाहते हो तो आप इस कोड को कॉपी करके चेक कर सकते हो। बट अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि इसका एक समझ में आए तो वेट करना पड़ेगा CSS ट्यूटोरियल तक। मैं उसमें इसको बहुत ही डिटेल में अमेजिंग तरीके से बताऊंगा कि आपको ये समझ में आ जाए। CSS ग्रिड लेआउट, तो ये एक ग्रिड लेआउट होता है जिसमें टू डायमेंशनल लेआउट होता है, सिस्टम इन रोज और कॉलम्स, परफेक्ट फॉर कंप्लीट पेज डिजाइन। तो मतलब ये बिल्कुल डिजाइन से रिलेटेड है, CSS से रिलेटेड है। तो इस पे अभी आप ध्यान ना दें, क्योंकि अभी हमें HTML समझना है। तो HTML अगर हम अच्छे से समझ जाएंगे तो CSS बिल्कुल ईजी हो जाएगा हमारे लिए। मिक्स नहीं करना है। CSS का अगर कोई भी कोड दिखता है आप देख सकते हो, उसको अगर ट्राई करना चाहते हो ट्राई भी कर लो। बाकी HTML पे फोकस करना है, क्योंकि HTML अगर हमारा बेसिक कंप्लीट है तो CSS भी कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप उसको चेक कर सकते हो फॉर प्रैक्टिसिंग कोड और नोट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।